हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था आहार और पोषण, उसके मैंने प्रश्नोत्तरी करवाई थी पिछली क्लास में, वो खत्म हो गया था टॉपिक। ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हो। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मानव रोग या ह्यूमन डिसीजेस। मैं बात करूं ह्यूमन डिसीज की तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मानव रोग। ठीक है, मानव रोग या ह्यूमन डिसीज। ठीक है, मानव रोग होते क्या है पहले ये देखते हैं। सबसे पहले रोग क्या होंगे ये देखेंगे। रोग होते क्या है, देखिए रोग होंगे क्या। जब ऐसे तो सभी देखो सबके रोग हुआ है एक ना एक बार तो रोग होते क्या है सबको पता है। पर देखो इस परिभाषा के हिसाब से क्या होगा कि शरीर का सामान्य रूप से काम न कर पाना, सामान्य रूप से काम न कर पाना। रोग क्या होंगे, शरीर का सामान्य रूप से काम नहीं कर पाना, यानी वो एफिशिएंसी से, वो ऊर्जा से काम नहीं कर पाते। जब रोग होता है ना तो सिर दुख रहा है या जुकाम हो रही है, बुखार हो रहा है, तो शरीर सुस्त हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर पाते, काम करने की इच्छा भी नहीं होती। ठीक है, तो सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता शरीर, वही क्या हो गया, रोग हो गया। ठीक है, WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी परिभाषा दी है। क्या दी है WHO के द्वारा? WHO ने देखो क्या कहा है, WHO ने कहा है कि इसे थोड़ा सा विस्तृत रूप से कह दिया। देखो, शरीर की वह स्थिति जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य रूप से सामाजिक रूप से ठीक से काम नहीं कर पाना। देखिए, शरीर की वह स्थिति जिसमें उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वह ठीक से काम न कर पाए। शरीर क्या है, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। ये किसने कहा? शारीरिक यानी फिजिकल तौर पे, फिजिकल, मेंटल, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशली, मेंटली और फिजिकली तौर पे ठीक से काम न कर पाए। WHO ने यह कहा है कि शरीर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, मैं इसे अंडरलाइन करता हूँ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से। कैसे? देखिए, शारीरिक रूप से जैसे अभी मेरे रोग हो गया, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि अभी मैंने कहा कि मेरे बुखार हो गया, ठीक है, तो मैं काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, ढंग से सुस्ती आ रही है, तो वो शारीरिक रूप हो गया। जैसे शरीर का BP कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, शरीर का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। यानी कि अगर इससे ज़्यादा हो जाए, कभी 140 पहुंच जाए, 150 पहुंच जाए, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 80 से कम हो जाए, 70 हो जाए, 60 हो जाए, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड प्रेशर हाई होगा, इसमें लो होगा। ठीक है, तो सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो घबराहट होने लग जाती है, है ना, अजीब सा मूड हो जाता है। एक हो गया आपने, जैसे यूरिन हो गया, यूरिन पास में दिक्कत हो जाए। जैसे ऐसे व्यक्ति कितने यूरिन करता है, सामान्य 1 से लेकर 2 लीटर पर डे, 1 से लेकर 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पर डे यूरिन पास कर देता है। पर अगर सामान्य रूप से ठीक नहीं हो तो कभी कम कर दे, जैसे आधे लीटर ही हो रहा है, तो ये भी, इसमें भी रोग हो गया, कुछ शरीर में गड़बड़ है, इसके कारण हो रहा है। 2 लीटर से ज़्यादा कर दे,
यानी कभी 3 बोल रहा है, कभी 4 बोल रहा है, कभी 5 लीटर तक यूरिन पास कर रहा है आदमी, तो उस शरीर सामान्य रूप से ठीक से काम नहीं कर पा रहा, इसलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, ये नोट कर लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने रोग की क्या परिभाषा बताई, शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से ठीक ढंग से काम न कर पाए, वो क्या, तो शरीर क्या होगा, रोग से ग्रस्त होगा। ठीक है, अब रोग भी है ना 2 प्रकार के होते हैं। अब रोग भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से देखते हैं। ठीक है, शरीर की वह स्थिति जिससे काम न कर पाई, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, जिससे डायग्राम ठीक से बन जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मानव रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा जन्मजात रोग, जन्मजात रोग या कंजेनिटल रोग, कंजेनिटल रोग, और एक होगा अपना उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जिसे एक्वायर्ड, जिसका इंग्लिश में नाम होगा एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। कौन सा, कौन कौन से रोग हो गए, 2 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, मानवों में या पशुओं में भी 2 प्रकार के रोग होते हैं, तो जन्मजात रोग, एक होते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अभी जन्मजात रोग किस कौन से रोग होंगे, वो रोग जो जन्म से प्राप्त हो रहे हैं, जो वंशावलियों से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जन्म किस समय पे प्राप्त हो रहे हैं आपको जो रोग, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जो वंशावलियों से प्राप्त हो रहे हैं, जो माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं, जो दादा दादी से प्राप्त हो रहे हैं, उसे जन्मजात रोग कहते हैं, जैसे अनुवांशिक रोग। ठीक है, और उपार्जित रोग जो जन्म के बाद हमें प्राप्त हुए हैं रोग, किसी पोषक तत्व की कमी से या किसी जैव कारक के हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण जो रोग प्राप्त होते हैं, या किसी अंग के ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण जो रोग प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं उपार्जित रोग। ठीक है, अब मैं जन्मजात रोग की बात करूंगा। जो अनुवांशिक रोग है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग के नाम से भी जानते हैं। ये अनुवांशिक रोग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बात करूंगा कि अनुवांशिक रोग हो गए कौन से, जन्मजात रोग जो जन्म से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये गुणसूत्रों में कमी, कैसे बोलते हैं, गुणसूत्रों में की या तो संख्या में ज्यादा अधिकता से होंगे, या गुणसूत्रों में की संरचना में परिवर्तन से होंगे। उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी उपार्जित रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं डिजीज की नाम ले रहा हूँ, ये डिजीज शब्द बता देता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, फिर इससे आपके और थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये रहा डिसीज। ठीक है, डिसीज यानी देखो डिस प्लस इज। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डिस प्लस इज। ठीक है, डिस यानी होता है अनुपस्थित, डिस यानी क्या होगा, अनुपस्थित, और इजी यानी क्या होगा, इजी यानी होगा दोस्तों सामान्य अवस्था में काम करना है, आरामदायक अवस्था, आरामदायक अवस्था। देखो नाम से पता चल रहा है, देख परिभाषा भी बन जाएगी। वह शरीर की वह स्थिति जिसमें आरामदायक अवस्था में शरीर ना हो, वो डिजीज कहलाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। अब उपार्जित लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, उपार्जित डिजीज भी 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक तो होगी संक्रामक, एक तो होगी संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। अब संक्रामक और असंक्रामक क्या होते हैं, ये देखते हैं। देखो, संक्रामक रोग वो होंगे जो किसी जैव कारक, जो किसी जैव कारक के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण होते हैं। क्या होगा, संक्रामक रोग कौन से होंगे, जो किसी जैव कारक के शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण होते हैं, वो रोग संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, अब संक्रामक रोग की बात करूंगा मैं, तो ये रोग क्या होंगे, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, ये रोग व्यक्ति से व्यक्ति में
संक्रमण से फैलते हैं। कौन से संक्रमण से, ठीक है, संक्रमण से फैलते हैं। जैसे अब देखो संक्रामक रोग भी दो प्रकार के हो गए, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं संक्रामक रोग। कौन कौन से रोग होंगे? 3 प्रकार कौन कौन से रोग होंगे संक्रामक रोग? एक तो होंगे वायरस जनित रोग, वायरस जनित। एक दूसरा हो गया बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग। अब और तीसरा हो गया अपना प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, देखो संक्रामक रोग एक होते हैं, एक असंक्रामक रोग, किसमें उपार्जित रोग भी। अब जो संक्रामक रोग कौन से होंगे? जो किसी के जैव कारक के शरीर में अंदर प्रवेश कर जाने के कारण हो गए। जैव कारक जैसे वायरस प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया प्रवेश कर गया या प्रोटोजोआ प्रवेश कर गया। ये 3 प्रकार के हो गए। कौन से? वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित या प्रोटोजोआ जनित। वायरस के शरीर के अंदर प्रवेश करने से जो रोग होंगे वो वायरस जनित होंगे, जैसे कोरोना, बैक्टीरिया जनित हो गए और प्रोटोजोआ जनित हो गए। ठीक है ना। एक और रोग लिख लो इसमें अपने, फंगी जनित, फंगी से होने वाले रोग भी हो गए। ठीक है, असंक्रामक रोग की बात करूंगा तो असंक्रामक रोग वह रोग जो शरीर की असामान्य स्थिति, शरीर के किसी अंग का सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण होते हैं। ठीक है, असंक्रामक रोग कौन से होंगे? जो वह रोग जो शरीर के किसी अंग के सुचारू रूप से काम नहीं कर पाने के कारण होते हो, या पोषण की कमी के कारण होते हो, या पोषण की कमी के कारण, या पोषण की कमी के कारण उत्पन्न होते हो। ठीक है, जो पोषण की कमी के कारण होंगे और जो क्या है शरीर के किसी अंग का सही ढंग से काम नहीं कर पाने के कारण होंगे, वह रोग होंगे असंक्रामक रोग। दोस्तों यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते। देखो संक्रामक रोग की बात आएगी जब भी कि कौन से होते हैं संक्रामक रोग, तो आप इस तरह याद रखना, कोरोना से याद रखना। ठीक है, कोरोना कौन सा रोग है? संक्रामक रोग है। ठीक है, ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, इसलिए है ना पास में जाकर नहीं बैठना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो ये डिजीज ये सावधानी बरतनी थी कोरोना के समय पर, वो संक्रामक रोगों में बरतनी पड़ती है। असंक्रामक रोग वो कैंसर हो गया, HIV एड्स हो गया, ये असंक्रामक रोग होते हैं, ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये क्या होंगे? किसी पोषण की कमी कारण हो जाएंगे, कोई किसी विटामिन सी कमी कारण भी हो सकते हैं, किसी शरीर का सही ढंग से काम नहीं कर पाने के कारण भी कौन से रोग होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। अब मैं वापस आता हूँ अपने अनुवांशिक रोगों पर। अनुवांशिक रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। अनुवांशिक रोग भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे दोस्तों। 2 प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो वो रोग जो गुणसूत्रों की, ये गुणसूत्रों के कारण होती है मेनली, ये ध्यान रखना। वो रोग जो गुणसूत्रों की, वह रोग जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं, एक तो वो रोग हो गए। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे एक तो अपने अनुवांशिक रोग होते हैं। एक रोग उत्पन्न होगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, संख्या कभी ज्यादा हो जाएगी गुणसूत्र की, कभी कम हो जाएगी। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन की संख्या में परिवर्तन, यहां पर बेस्ट होगा संख्या में परिवर्तन। एक तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, या एक लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए।
ठीक है, क्या क्या हो गया, कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण या लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो रोग होते हैं वो होंगे अपने आनुवांशिक रोग, जो जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। कल मैं छेड़ूंगा उपार्जित रोगों को, संक्रामक रोगों को और असंक्रामक रोगों को। अभी स्टार्ट करते हैं आनुवांशिक रोग को। सबसे पहले इसे मिटा रहा हूं मैं। देखो अनुवांशिकता की बात आ रही है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात आ रही है, अनुवांशिक की। ठीक है, अनुवांशिक रोग। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात आ रही है दोस्तों, अनुवांशिक रोग की बात आ रही है। अनुवांशिक रोग है ना, अनुवांशिक रोगों की बात आ रही है, तो मैंने गुणसूत्रों का नाम लिया अभी, गुणसूत्र। ठीक है, अभी किसका नाम लिया, गुणसूत्र का। अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है या है ना, एक इसमें भी कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। अब देखो मैं एक चीज में कंफ्यूजन रहता है सबको, मैं उसे क्लियर करता हूं। देखो क्या गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र मानव में कितने हैं, 46 है। मैंने पहले भी बताया था, ये रोग चल रहे हैं और अनुवांशिक की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं इसे दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, अब 46 गुणसूत्र होते हैं। अब क्या होता है, कॉपियों में लिखा होता है या गुरुजी ये बता देते हैं कि 23 गुणसूत्र नर में होते हैं, 23 मादा में होते हैं। अब लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। कैसे, लोग सोचते हैं कि 23 गुणसूत्र है ये हमारे पास या 46 गुणसूत्र है। दोस्तों ये देखिए, 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र होंगे, कायिक गुणसूत्र होंगे। ठीक है, कायिक गुणसूत्र जो कायिक के संरचना में शरीर के संरचना में जो निर्माण करते हैं वो कायिक गुणसूत्र होंगे। ठीक है, जैसे त्वचा की कोशिकाओं में कौन से गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, बालों की कोशिकाओं में कौन से कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। हड्डियों की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। अब ये 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, अब ये कायिक गुणसूत्र हो गए, है ना, ये कायिक गुणसूत्र इसे बोल देंगे ऑटोसोम्स। ठीक है, और अभी मैं बात करता हूं 23 गुणसूत्र की। कौन से 23 गुणसूत्र कौन से होते हैं, ये 2n अवस्था में होते हैं। पहली बात, इसे अगुणित अवस्था बोलते हैं, अगुणित नहीं द्विगुणित, सॉरी द्विगुणित बोलेंगे इसे, द्विगुणित बोलेंगे या इसे बोलेंगे डिप्लॉयड अवस्था। ये 46 गुणसूत्र हो गए। अभी मैं बात करूंगा जैसे नर गुणसूत्र और मादा गुणसूत्र की। 46 में ये तो अलग हो गए 46। अब मैं बात करूं, देखो इस शुक्राणु कोशिकाएं होगी। दोस्तों अब आनुवांशिक विकार के बारे में आज पढ़ते हैं। आनुवांशिक विकार, आनुवांशिक विकार। ठीक है, आनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आनुवांशिक विकार की बात करूं तो मैंने कहा था कि जन्मजात होते हैं। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार के बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे, एक तो संख्या के आधार पर यानी गुणसूत्रों में संख्या, गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एक तो आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के कारण, यानी जन्म से या वंशावली में कभी कोई मिस्टेक होती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या में कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। उससे गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के कारण कौन से रोग होते हैं, आनुवांशिक रोग विकार ही बोल सकते हैं, ये जन्मजात विकार बोलना ज्यादा सही होगा। और गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन हो गई, एक गुणसूत्रों की संरचना परिवर्तन, कौन से गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी आनुवांशिक विकार या जन्मजात विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन भी देखो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो कायिक गुणसूत्र की, कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन, कायिक कोशिकाओं में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते हैं। और एक लिंग गुणसूत्रों या जनन
कोशिकाओं या जनन कोशिकाएं या लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन से हो सकते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना में भी वही होगा कि या तो गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में या कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा, या जनन गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र या जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होगा। तो मैं यहाँ पर कायिक में भी लिख सकता हूँ, कायिक में परिवर्तन के कारण होगा, कायिक कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन के कारण, या जनन कोशिकाओं में जनन कोशिका की संरचना में परिवर्तन के कारण। अब ये भी दो प्रकार के होंगे दोस्तों, एक तो हो सकता है या तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में चयन बढ़ोतरी हो, या तो गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता के कारण हो सकता है, या गुणसूत्रों की कमी के कारण, गुणसूत्र की कमी के कारण। कौन कौन से? कायिक कोशिका में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है, या कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण कौन से रोग हो सकते हैं? आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो गुणसूत्रों की संख्या में अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी जनन कोशिकाओं में भी यही होगा, या तो अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी, या तो अधिकता हो जाएगी या क्या हो जाएगी इसमें भी, या इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं संरचना पे आऊंगा। एक बार आपको मैंने गुणसूत्रों की संरचना बताई थी, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, मैंने गुणसूत्र की यह संरचना बताई थी। अब इसमें क्या हो गया, ये डीएनए खंड हो गए। अब ये डीएनए खंडों में किसी में तो क्या होता है, किसी में बालों का कोड होता है जिसे जीन बोलते हैं। डीएनए खंडों को क्या बोलते हैं? जीन। किसी का जीन तो होगा बालों का, ले ले तो घुंघराले बाल हो सकते हैं, या क्या नाम सीधे बाल हो सकते हैं, या आंखें के जीन में कुछ परिवर्तन हो, या कभी कभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। देखो इस विकार के कारण क्या होता है, संरचना चेंज हो जाती, आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ये एक छोटा हो जाता है गुणसूत्र, इससे भी उत्पन्न हो जाते हैं कौन से विकार? गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। दोस्तों गुणसूत्र की संरचना परिवर्तन के कारण भी होते हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा गुणसूत्र की, मैंने गुणसूत्र की बताया था आपको गुणसूत्र की संरचना के बारे में। तो गुणसूत्र में परिवर्तन कैसे होगा? देखो जीन में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो भी हो जाएगा। और अगर ये गुणसूत्र की छोटे रह जाए एक शाखा, तो इससे भी क्या, कौन से गुणसूत्र की विकार उत्पन्न हो जाते हैं? आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन आज बात करेंगे गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन से रोग हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए उससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको। देख मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। मैं एक चीज कंफर्म कर देता हूं यहाँ पर कि जिसमें बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसे मैं कंफर्म कर रहा हूं क्या होगा। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? आप जवाब दोगे 46 होते हैं। ठीक है, अब ये 46 गुणसूत्र कौन से होते हैं? ये कायिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से गुणसूत्र होंगे? कायिक गुणसूत्र होंगे। ठीक है, 46 गुणसूत्र कौन से होंगे? कायिक गुणसूत्र होते हैं। अब ये कायिक गुणसूत्र त्वचा में उपस्थित होते हैं, या आंखों में उपस्थित है, जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित है, ये कायिक है। ठीक है, ये फिक्स 46 ही है। गड़बड़ी कहाँ होती है? यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हो रही, गड़बड़ी होती है जनन कोशिकाओं के अंदर, या लिंग गुणसूत्रों में। लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है थोड़ी सी। देखो इसे बोलेंगे कायिक गुणसूत्र को, इसे बोलेंगे 2n। ये 2n अवस्था में होते हैं, इसे बोलते हैं अगुणित गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र? अगुणित गुणसूत्र भी बोलेंगे। ठीक है, इसे डिप्लॉइड गुणसूत्र भी बोलेंगे। अब लिंग गुणसूत्र की बात करूंगा तो ये लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर में होंगे। लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गड़बड़ी यहां पर होती है, एक तो नर में हो गए और एक मादा में हो गए। नर में कितने हैं? नर में होंगे 23, मादा में कितने होंगे? 23। और ये लिंग गुणसूत्र जैसे शुक्राणु कोशिका हो गई, शुक्राणु में होंगे, शुक्राणु कोशिका में, ये होंगे अंडाणु कोशिका में। ये केवल लिंग गुणसूत्री होते हैं आधे आधे, जिसे एन के से भी डिनोट करते हैं, जिसे अगुणित भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यहां पर अगुणित नहीं आएगा, यहां पर द्विगुणित आएगा, इसे अगुणित भी बोलते हैं। ठीक है, तो 23 जोड़ी और 23 होते हैं। मैं पुरुष हूं, ठीक है, तो मेरे पास 23 है,
मादा होगी तो उसके पास भी 23 होंगे। इस तरह होते हैं। इस यहाँ पर डबल नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं, सिंगल ही होते हैं, 23 होते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे, जब युग्मन का निर्माण होगा तो कितने होंगे, 46 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, इस चीज को नोट कर लेना। ये एक्स एक्स होते हैं, ये एक्स और वाई होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि 23वें गुणसूत्र में ये लिंग निधान गुणसूत्र होते हैं, इनमें ही होगा प्रजनन गुणसूत्र होंगे, उनमें होगा शुक्राणु कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो आधे अवस्था में होते हैं, ठीक है, अगुणित अवस्था में होते हैं। दोस्तों अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना अधिकता कमी का वाला, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखो एक चीज और समझा देता हूं, जो बार बार मैं अभी विकारों का नाम लूंगा तो बार बार आपके पास आएगी, तो मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूं। देखो अगर 46 प्लस में एक गुणसूत्र ज्यादा होगा, यानी होंगे 47 गुणसूत्र, तो किसे क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्राइसोमी बोल देंगे। अगर हो 46 प्लस में 2 तो इसे क्या बोल देंगे, यानी 46 प्लस 2 कितने होंगे, 48, तो उसे क्या बोल देंगे, टेट्रासोमी बोल देंगे। टेट्रासोमी बोल देंगे, याद रखना। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर गुणसूत्र होंगे 46 माइनस में 1 तो उसे बोल देंगे मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या बोल देंगे, मोनोसोमी। एक गुणसूत्र कम हो गया, मोनोसोमी। कितने होंगे, एक गुणसूत्र तो 45 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्र होंगे 46 माइनस में 2 तो उसे बोल देंगे नेमिसोमी। नेमिसोमी, नलिसोमी, सॉरी नलिसोमी। नलिसोमी क्या बोलेंगे, नलिसोमी। 2 कम कर दो तो 44 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा भाई, ये 23वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई, 24वें गुणसूत्र की टेट्रासोमी होगी, तो आप समझ जाना कि टेट्रासोमी बोल रहा हूं तो मैं 2 गुणसूत्र की वृद्धि बता रहा हूं, मैं ट्राइसोमी बोल रहा हूं तो 1 गुणसूत्र की वृद्धि बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं टॉपिक में वापस आता हूं, इसे नोट कर लेना आप, अभी मिटा रहा हूं इसे। दोस्तों तो गुणसूत्र की संख्या में अधिकता और गुणसूत्र की संख्या में कमी कारण क्या भी रोग होते हैं। अब मैं बात करता हूं काय गुणसूत्र की, काय गुण कोशिका में या काय गुणसूत्र में परिवर्तन से कौन से रोग होंगे। यहाँ पर गुणसूत्र लिख रहा हूं मैं, काय गुणसूत्र में परिवर्तन से, गुणसूत्र में परिवर्तन से उत्पन्न कौन कौन से रोग हो सकते हैं। एक पहला रोग नाम लिखा, इंपॉर्टेंट रोग लिखाऊंगा पहली बात, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो लिखो डाउन सिंड्रोम। कौन सा, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा लिख दो आप, डाउन सिंड्रोम हो गया। तीसरा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। एक और लिख दो आप, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। एक पटाऊ सिंड्रोम भी लिख दो, पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम लिख दो। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम में देखो गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। पर डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21वें गुणसूत्र पे, 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी 21वें गुणसूत्र में 2 बार हो जाएंगे, 21वां गुणसूत्र की कॉपी हो जाएगी, 21वां गुणसूत्र डबल हो जाएगा। तो 46 से 47 हो रहे हैं, 46 से 47 हो रहे हैं, ट्राइसोमी बोला मैंने, 46 से 47 हो रहे हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा, 18वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, 18वें गुणसूत्र की हो जाएगी ट्राइसोमी। 18वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी दोस्तों। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होगा, 13वें गुणसूत्र की, 13वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी। 13वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी। उसे क्या बोलेंगे, पटाऊ, उसे बोलेंगे पटाऊ सिंड्रोम। याद कैसे रखेंगे, 13 को पटाओ, 13 को पटाना है, 13 को पटाना है, याद रखना, पटाऊ से 13 को पटाना है। किसको पटाना है, 13 को पटाना है। तो 13 गुणसूत्र क्या होगी, ट्राइसोमी होगी, यानी कि ये भी 46 47 47 हो रहे हैं। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होगी, एडवर्ड, वर्ड से याद रखना, 18 वर्ड, 18 ठ का जंग, ठ का उच्चारण हो रहा है, एडवर्ड 18 ऐसे। और मैं डाउन सिंड्रोम की बात करूंगा तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होगी, मीटर डाउन, 21 मीटर डाउन, ऐसे याद रख लेना।
ठीक है, अब मैं बात करूंगा जनन कोशिका में परिवर्तन से कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, जनन कोशिका में कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो होंगे अपने क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। एक तो कौन सा रोग होगा, जनन कोशिकाओं की बात करूंगा, जनन गुणसूत्र की बात करूंगा, सॉरी यहाँ पर गुणसूत्र लिखता हूँ, यहाँ पर गुणसूत्र बेटर होगा, गुणसूत्र हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो जनन गुणसूत्र में परिवर्तन से पहला रोग होता है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, दूसरा होगा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा होगा जैकब्स सिंड्रोम, और चौथा होगा अपना सुपर वुमन के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होगा, देखो मैं इस तरह बता रहा हूँ, इसमें तो डाउन सिंड्रोम के बता दिया, मैं इसे डिटेल से बताऊंगा अभी, रुकिए। पहले मैं क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में बता देता हूँ क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिखाने के लिए एग्जाम्पल्स के लिए लिया है, इसलिए क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में क्या होगा, 44 गुणसूत्र है, प्लस में एक्स एक्स और वाई, ठीक है। एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो रही है, एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो रहा है, ट्राइसोमी हो रही है, यानी नर तो होगा वो, पर नर के जैसे कोई लक्षण नहीं होंगे, उसमें मादा के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे, सामान्य नर जैसा नहीं होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, टर्नर कैसी होती है, गोल होती है, टनल होती है, टनल क्या होती है, गोल होती है, इस तरह याद रखना। देखो टनल क्या होती है, टनल क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। टनल क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। अब गोल होती है तो 44 प्लस एक्स 0, यानी एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, मोनोसोमी हो रही है, एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है, मोनोसोमी हो रही है, यानी कि इसमें स्त्रियां क्या होगी, स्त्री तो होगी पर स्त्री जैसे लक्षण नहीं होंगे उसमें। क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में एक चीज और बता दूं, ये ट्रांसजेंडर होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में ट्रांसजेंडर। जैकब सिंड्रोम की बात करता हूं, इसमें क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई वाई वाई, यानी वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, टेट्रासोमी हो रही है, वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, टेट्रासोमी हो रही है, यहाँ पर वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, टेट्रासोमी। वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है, टेट्रासोमी। सुपर वुमन में क्या होगा, सुपर वुमन में देखो यहाँ पर तो ज्यादा नर से सुपर नर बन रहा है, ये मान लो आप, तो यहाँ पर तो, और इसे क्या होगा सुपर वुमन में, एक्स 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 एक्स, ठीक है। यानी एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, टेट्रासोमी, एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, एक्स गुणसूत्र की होगी टेट्रासोमी, एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, टेट्रासोमी होगी। अब मैं एक एक को लेकर आऊँ, डाउन सिंड्रोम को, एडवर्ड सिंड्रोम को। पहले अपन डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। ये तो नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ अभी, फिर अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ डाउन सिंड्रोम की, दोस्तों डाउन सिंड्रोम की बात करूंगा तो 21वें गुणसूत्र की क्या हो रही है, ट्राइसोमी हो रही है। डाउन सिंड्रोम कोई किसने खोजा था, डाउन सिंड्रोम के बारे में किसने बताया था, ये बताया था बेटर होगा, किसने बताया, तो लिंगडम जैकब नाम के एक व्यक्ति है, लिंगडम डाउन नाम के व्यक्ति है, सॉरी, किसने बताया दोस्तों, लिंगडन डाउन नाम के व्यक्ति ने किसके बताया, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया, पहली बात। दूसरी बात एक और नोट करना, इसे बोलते हैं मंगोलिज्म, इसे बोलते हैं मंगोलिज्म या मंगोल मूर्ख, मंगोल मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मंगोलिज्म या मंगोल मूर्ख क्यों बोलते हैं,
चाइना के पास मंगोल नामक देश है। अब मैं मंगोल से आप सोच रहे होंगे कि चाइना में जैसे कोरोना का विकास, जो कोरोना फैला था चाइना से, उसी तरह मंगोल से फैला, इसलिए मंगोल मुर्ग बोलते हैं। जी नहीं, मंगोल मुर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लक्षण मंगोलों के जैसे दिखते हैं। चंगेज खां का नाम सुना होगा आपने। तो लक्षण की बात करूंगा, देखो लक्षण की बात करूंगा तो इसमें क्या होता है, मंगोल आदमी होते हैं ना, उसकी कद क्या होता है, छोटा होता है, तो कद होगा छोटा, तो इससे लक्षण मिलते हैं बस। वहां से नहीं फैला मंगोल से, जैसे चाइना से कोरोना फैला है उस तरह नहीं फैला। तो मंगोल से कद छोटा होता है, इसमें पहली बात। दूसरी बात क्या लिखूं, और चेहरा गोल। चेहरा क्या होगा, गोल होगा दोस्तों। क्या क्या, कद छोटा, चेहरा गोल। कद छोटा होता है, चेहरा गोल होता है। मंगोलिया के आदमियों के भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए इसे मंगोल मुर्ग बोलते हैं। ऐसा और कोई रीजन नहीं है इसे मंगोल मुर्ग बोलने का। दूसरा क्या हो गया, मुंह खुला हुआ रहता है। मरीज का मुंह क्या होता है, खुला हुआ रहता है, मुंह खुला रहता है। मंद बुद्धि होता है। क्या होगा, मंद बुद्धि होता है, मंद बुद्धि होगा। पंजे ना इस तरह खुले हुए रहते हैं, जैसे बतख के पंजे होते हैं ना, इस तरह से क्या होते हैं, पंजे होते हैं किसके, रोगी के। मुंह खुला होता है, मंद बुद्धि होता है, कद छोटा होता है, चेहरा गोल होता है, गोलम गोल चेहरा होता है, ठीक है। कद भी छोटा रह जाता है, दिमाग से थोड़ा अल्प विकसित होता है, मंद बुद्धि होता है, मुंह खुला हुआ रहता है ना। और यहाँ पर होठ कटे हुए रहते हैं, जीभ और तालू कटे हुए होते हैं, ठीक है। होठ व तालू बीच में से कटा हुआ रहता है, बीच में से कटा हुआ रहता है, ठीक है। होठ व तालु बीच में से कटा होता है, मंगोल मुर्ग बोलते हैं। किसने इजाद किया था, किसने बताया था, लिंगडम डाउन नाम के व्यक्ति ने बताया था। क्या बता, एक चीज और लिख दो, मैं तो यहाँ पर लिखना भूल गया। क्या, इसमें 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, ट्राइसोमी होगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा। मंगोलॉजी में मंगोल मुर्ग के नाम से कौन सी बीमारी को जानते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। लक्षण पूछे जा सकते हैं, कद छोटा, चेहरा गोल, ये। तो क्वेश्चन भी इस तरह देखो, क्वेश्चन देखो, ट्राइसोमी इस तरह क्वेश्चन इस तरह, क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, जैसे पूछ लेगा कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो किस गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। ऐसे बोल रहे हैं 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है, वाई गुणसूत्र की टेट्रासोमी हो रही है। तो आपको आंसर करना है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है, ठीक है। अब मैं डेडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में पटाउ सिंड्रोम की डायरेक्ट बता देता हूँ, दोनों को एक साथ ही। देखो, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में लक्षण देख लो, लक्षण क्या होंगे एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में। ये एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम में बच्चे पैदा होंगे ना, वो बच्चे में क्या होगा, 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाएगी और 13 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाएगी पटाऊ में। तो उसमें क्या होगा, उसमें चेहरा होता है, चेहरे का ये एरिया है, उसमें कान अल्प विकसित होंगे, किसी की आंखें नहीं होगी, यहाँ पर स्किन होगी। किसके मुंह होगा, तो मुंह में भी स्किन होगी, कहीं तो छोटा मुंह होगा, ये गर्दन का एरिया है, ये मस्तिष्क से ना बड़ा होता है, अल्प बुद्धि होता है, और ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाता है। इस कंडीशन में ज़्यादा दिन तक जीवित भी बच्चे नहीं रह पाते, उन मर जाते हैं एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम के बच्चे, रोगी। यहाँ पर लक्षण भी लिख रहा हूँ, क्या होंगे, चेहरा, ये होठ, 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 आंखें और कान क्या होंगे, या तो अल्प विकसित होंगे, या तो वो होंगे अल्प विकसित, पहली बात, या वो होंगे ही नहीं, या अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित यानी होंगे ही नहीं, आंखें बंद की बंद आएगी। आपने देखा होगा किसी किसी व्हाट्सएप पे आया होगा जिसमें आंखें ये चिपकी हुई रहती है, यहाँ पर खाल होती है, ठीक है। किसी किसी में आंखें एक होती है, किसी में एक भी नहीं होती, आंख कान बंद होते हैं। मस्तिष्क का चौड़ा होता है, मस्तिष्क चौड़ा चौड़ा होता है, ये लिख लो, तो मस्तिष्क चौड़ा होता है, मस्तिष्क चौड़ा।
मस्तिष्क चौड़ा होता है। और ये भी लिख लेना कि इसमें एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम के बच्चे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मंद बुद्धि भी होते हैं, ये भी लिख, मंद बुद्धि और मंद बुद्धि होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं फिजिकल, है ना। तो डाउन सिंड्रोम में से पूछा जाएगा, वो लिख दिया मैंने डिटेल से। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम में से नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने जनन गुणसूत्र में परिवर्तन से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जनन गुणसूत्र में परिवर्तन से कौन कौन से रोग हो रहे हैं मैंने बताया था। एक तो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर पहले से पूरा यहाँ तक मिटा ही देते हैं दोस्तों, यहाँ तक मिटाते हैं इसे। तो जनन गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र लिखता हूँ मैं, तो ये लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन से रोग। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन से रोग कौन से हो रहे हैं? देखो, एक तो हो रहा है अपना क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। एक तो कौन सा हो रहा है? क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम। दूसरा हो रहा है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा हो रहा है अपना जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। और चौथा हो रहा है अपना सुपर वुमन, सुपर वुमन, हिंदी में लिखता हूं इसे सुपर वुमन, सुपर वुमन। ठीक है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में मैंने क्या बताया? क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में होगा, देखो 44वां गुणसूत्र होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा? एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाएगा, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो गई। अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। पहली बात, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम के मनुष्य के नर होते हैं, नर नर जैसा व्यवहार नहीं करता, उसके लक्षण नर नर जैसे नहीं होते। किसके जैसे होते हैं? मादा जैसे होते हैं। एक किस क्या हो रहा है? एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो रही है, लिख लो, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। क्या होती है? एक्स गुणसूत्र की क्या हो रही है? इसमें ट्राइसोमी हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, यह नर होकर भी मादा जैसे लक्षण प्रकट करते हैं, मादा जैसे लक्षण प्रकट करते क्या हो रहे हैं? नर होकर भी मादा जैसे लक्षण प्रकट कर रहे हैं, यानी कि मादा और नर के दोनों के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, मादा प्लस नर के दोनों के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। असामान्य नर बोल सकते हैं हम इसे, असामान्य नर होते हैं ये, असामान्य नर होंगे। तीसरी बात, देखो मैं इसे आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, आपको साफ समझ में आ जाएगा। आपने ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा। वो ट्रांसजेंडर किसके शिकार होते हैं, किसके विकार से उत्पन्न होते हैं? वो होते हैं क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम से। क्या हो रहा है? एक्स गुणसूत्र ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक्स गुणसूत्र ज्यादा, देखो नर ऐसा तो नर होता, ऐसा तो एक्स वाई है नर पैदा होता, पर क्या हो रहा है? एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो गया, क्या होगा? ट्राइसोमी हो गई। अब एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो गया तो मादा के लक्षण भी तो आएंगे। एक्स गुणसूत्र किसके लक्षण लेके आ रहा है? मादा के लक्षण लेके आ रहा है, तो इसमें मादा के लक्षण भी होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब ये नर तो है, अब इसमें क्या होगा? स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाएगी, स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती है। शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं, शरीर पर बाल कम होते हैं, शरीर पर बहुत ज्यादा कम बाल होते हैं। जननांग अल्प विकसित होते हैं, जननांग अल्प विकसित क्या होंगे? जननांग अल्प विकसित होंगे, जननांग क्या होंगे? अल्प विकसित होंगे। दोस्तों, ट्रांसजेंडर के जननांग अल्प विकसित होते हैं। छठी बात करूंगा मैं, क्या होंगे? प्रजनन क्षमता ही नहीं होगी। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? अल्प विकसित।
जननांग अल्प विकसित होंगे, वर्षण क्या होंगे, अल्प विकसित। वर्षण क्या होगा, अल्प विकसित। जब वर्षण अल्प विकसित होगा तो क्या होंगे, शुक्राणु का निर्माण ही नहीं होगा, शुक्राणु निर्माण नहीं होगा। क्या होगा, शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, किसे बांझ बोलते हैं, बंध्यता होते हैं ना, यानी कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते, डायरेक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, देखो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम के विकार से उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखो। पहली बात, उसमें दाढ़ियाँ नहीं आती, आपने गौर देखा हो तो, आवाज़ लड़कियों जैसी हो जाती है, स्तन है ना वो विकसित हो जाते हैं और जननांग अल्प विकसित होते हैं। इसे सामान्य नर नहीं होते, वो असामान्य नर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मादा के भी गुण आ जाते हैं, वो बंदे होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका वसन अल्प विकसित होता है, शुक्राणु का निर्माण ही नहीं हो पाता, स्तन ग्रंथियां विकसित होती है, बाल नहीं होंगे, ये है ना। तो क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम हो गया। अब चलते हैं डाउनफेक्टर सिंड्रोम के बारे में। डाउनफेक्टर सिंड्रोम क्या होगा ये देखते हैं आप। डाउनफेक्टर सिंड्रोम क्या होगा ये देखते हैं, चलो इसे मिटा रहा हूं मैं भी। डाउनफेक्टर सिंड्रोम में क्या होगा ये देखते हैं, नहीं टर्नर फैक्टर सिंड्रोम, सॉरी टर्नर फैक्टर सिंड्रोम क्या होगा, 44 प्लस में एक्स और 0, ये 0 कौन सा गुणसूत्र आ गया दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी हो रही है। क्या हो रही है, एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी हो जाएगी। कौन सी सोमी हो जाएगी दोस्तों, मोनोसोमी हो जाएगी। क्या होगी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी दोस्तों, मोनोसोमी हो जाएगी, यानी एक्स गुणसूत्र पाया ही नहीं जाएगा। दोस्तों मादा किससे बनती है, यानी महिला किससे बन रही है, महिला बनती है एक्स एक्स गुणसूत्र से। अगर महिला में एक्स गुणसूत्र गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उनमें क्या होगा, महिला होकर महिलाओं के गुण नहीं होंगे, ये सिंपल। तो टर्नर से याद रखना, देखो देख लेना एक बार, टर्नर से याद रखना, टर्नल क्या होती है, गोल होती है, गोल एक गुणसूत्र गोल कर देना, ये टर्नल सिंड्रोम हो गया। क्लाइनफेक्टर यानी क्लाइन से याद रखना, क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट को देखो बैठा दिया नर को, क्लाइंट उसमें सीट, ऑफिस की सीट पे क्लाइंट को हैंडल करने के लिए, और चाहिए मादा, तो मादा के भी गुण दोगे, नर के भी गुण हो गए। ठीक है, एक्स ये ट्रिक है दोस्तों, बस मैंने याद रखने की ट्रिक है, और परीक्षा में लिखने की ट्रिक नहीं है। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम के लक्षण की बात करूंगा मैं, लक्षण क्या होंगे, देखो इसे टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, मादा में अंडाणु अल्प विकसित होगा, अंडाशय लिखता हूं मैं यहाँ पर, अंडाशय अल्प विकसित होंगे। क्या होंगे, अंडाशय क्या होंगे, मादा में अंडाशय क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे। उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा ये कि मादा में जननांग अल्प विकसित हो जाएंगे। वक्ष का भाग क्या होता है, चपटा होता है, यानी कि स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होगी, स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होंगी। ठीक है, इस क्या होगी, स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होगी। ठीक है, आवाज बात करूं, मादा में जननांग अल्प विकसित हो जाएंगे, मादा में अंडाशय अल्प विकसित होगा, और ये इस तरह क्या होगी, बंदे होगी, यानी कि बंध्यता क्या बोलते हैं, बांझपन, बांझ गलत शब्द होगा, ठीक, प्रजनन, मादा प्रजनन नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि अंडाशय ही नहीं है दोस्तों, अंडाणु ही नहीं बन रहे हैं, तो उसकी तो सवाल ही नहीं होता कि मादा प्रजनन करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कि क्या होती है, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, इसमें एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी होगी, एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, मोनोसोमी होगी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, मोनोसोमी हो जाएगी। महिलाओं को शुरुआत में जब वो बाल्यावस्था में होती है तब ये पता नहीं चलता कि उन्हें टर्नर सिंड्रोम से वो ग्रसित है,
पर वो जब बड़ी होती है तब उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें टर्नर सिंड्रोम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक, तीसरे जैकब सिंड्रोम के बारे में। जैकब सिंड्रोम के लक्षण को देखता हूँ मैं, अब क्या होगी लक्षण। देखो इसमें क्या होगा जैकब सिंड्रोम में, जैकब सिंड्रोम में होगा 4400 गुणसूत्र से है, पर इसमें जैकब सिंड्रोम हो जाएगा इसमें एक्स वाई वाई वाई, यानी वाई गुणसूत्र की टेट्रासोमी, वाई गुणसूत्र की क्या हो रही है इसमें टेट्रासोमी हो रही है, यानी वाई गुणसूत्र 2 हो रहे हैं। सुपर नर बोल सकते हैं इसे, सुपर नर क्यों दोस्तों, सुपर नर क्यों बोलेंगे, देखो लक्षण की बात करूंगा, देखो लक्षण की, ये विशाल काय होते हैं पहली बात तो, एक तो नर होगा, एक विशाल काय नर होगा, अग्रेसिव हो गए, उत्तेजक होंगे पहली बात तो, उत्तेजक प्रवृत्ति के होते हैं, उत्तेजक प्रवृत्ति के होंगे, उत्तेजक प्रवृत्ति के होंगे, क्या होंगे उत्तेजक प्रवृत्ति के होंगे, ये चीज नोट कर लेना एक तो। दूसरी, शरीर का क्या होगा विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी विशाल काय शरीर हो जाएगा, विशाल काय शरीर हो जाएगा। जैसे मसल्स है ना, मसल्स क्या होगी सुडोल हो जाएगी, मसल्स सुडोल है ना, मसल्स सुडोल हो जाती है, मसल्स बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। हड्डियां चौड़ी चौड़ी हो जाती है, हड्डियां हो जाएगी मजबूत, चौड़ी चौड़ी जाएगी। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लेना, ये क्या हो जनन कर सकते हैं पहले बात तो है ना, ये जनन कर सकते हैं। अब ये सुपर नर बोल रहा हूं मैं, इन्हें तो क्या होंगे बाल और जननांग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे, बाल व जननांग विकसित, ज्यादा विकसित लिख देता हूं यहाँ पर, अधिक विकसित। अफ्रीका के लोगों को देखा होगा, वो इससे ग्रस्त नहीं होते पर इस टाइप के होते हैं, थोड़ी मसल से टाइप की फुली फुली होती है, बॉडीगार्ड टाइप की, तो ये बॉडीगार्ड टाइप के होते हैं, थोड़े डरावने टाइप के होते हैं। पांचवा चीज है ये अग्रेसिव होते हैं और ये जघन्य अपराध करते हैं। ठीक है, क्यों, ये अग्रेसिव प्राणी है, इन्हें तो होता है अपराध करना, एक होता है जघन्य अपराध करना। अपराध करना नॉर्मल अपराध होगा, ठीक है, ये क्या करते हैं बिल्कुल माइंड थोड़ा ऐसा हिला हुआ रहता है इनका, तो ये क्या करते हैं आदमियों को मार देते हैं, काट देते हैं, एक बार नहीं कई बार काटते हैं, तो ये जघन्य अपराध की प्रवृत्ति के रखे होते हैं। ये क्या होते हैं जघन्य अपराध की प्रवृत्ति के, जघन्य अपराध की प्रवृत्ति के होते हैं। ये क्या जघन्य अपराध करते हैं, एक तो होता है अपराध, एक होता है जघन्य अपराध। जघन्य अपराध में से कोई इसको काट रहे हैं, ठीक है, कप्पे कप्पे कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना, मसल रहे हैं, है ना, मार रहे हैं लड़कों को, है ना, वो ये किसी का महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ऐसे बलात्कार उस टाइप के कर रहे हैं, जघन्य अपराध की प्रवृत्ति होते हैं। इसे पहचान नहीं, ऐसे तो पहचान नहीं सकते, इसे तो इस गुणसूत्र डीएनए टेस्ट से पहचान सकते हैं कि इन्हें जैकब सिंड्रोम से ग्रसित है ये व्यक्ति, है ना, तो वो जैकब सिंड्रोम हो गया। अब होते हैं सुपर वुमन। सुपर वुमन क्या होगी 44 प्लस 1 से 1 से 1 से x, यानी एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी टेट्रासोमी, टेट्रासोमी हो जाएगी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाएगी टेट्रासोमी, इसे सुपर वुमन बोल देंगे। एक तो होगी वुमन, एक होगी सुपर वुमन। देखिए इसे दोनों को हटा देंगे तो वुमन बनेगी, तो वुमन के ज्यादा यानी कि लड़कियों के है ना ज्यादा गुण ज्यादा विकसित हो जाएंगे, याद रखना अपना सुपर वुमन का मतलब लड़कियों के लक्षण ज्यादा अधिक प्रकट होंगे। यहाँ पर लिखता हूँ लड़कियों के लक्षण ज्यादा विकसित हो जाएंगे, है ना, लक्षण ज्यादा विकसित हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा सुपर वुमन में क्या होगा लड़कियों के लक्षण है ना ज्यादा प्रकट होने लग जाएंगे, लक्षण ज्यादा दिखने लग जाएंगे। और ये चीज ये भी रखना जैकब सिंड्रोम और सुपर सिंड्रोम दोनों के प्राणी क्या होंगे, ये प्रजनन कर सकती है ना, ये प्रजनन कर सकती, ये प्रजनन कर सकती है, सुपर वुमन है, वुमन के लक्षण ज्यादा प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सुपर वुमन की बात करूंगा तो ये दोनों क्या आएंगे जैकब सिंड्रोम और सुपर वुमन में क्या होगा, दोनों ही क्या प्रजनन कर सकते हैं, ये दोनों प्रजनन
या जनन कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में दोनों में जनन नहीं कर सकते। मैंने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ट्रांसजेंडर का उदाहरण लेके बताया था कि ये ट्रांसजेंडर, वही ट्रांसजेंडर है दोस्तों, ट्रांसजेंडर कहाँ करेंगे, जनन नहीं कर पाएंगे। टर्नर सिंड्रोम में बताया था कि एक्स गुणसूत्र नहीं होगा, तो लड़कियां नहीं होगी, ठीक है, लड़कियों को गुणी विकसित नहीं होगी, जननांग विकसित नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, अंडाणु विकसित नहीं होगा, तो क्या होंगे, टर्नर सिंड्रोम में महिलाएं क्या होगी, जनन नहीं कर सकती, है ना, ये याद रखना। और अब गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के कारण जो विकार उत्पन्न होंगे उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चीज़ पसंद, वो कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हम उसका पूरे प्रयास करेंगे आपको और बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध करवाने की। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।